आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चेची जी के आवास पर, जो कि किसान नेता हैं। आज हम जानेंगे कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव का पहला चरण हो चुका है और दूसरा चुनाव कल यानी कि 14 फरवरी को है, उस पर किसान नेता की क्या राय है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि आपने कहा कि भी एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव कल होगा। तो अगर गहराई से देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अंदर खाने अगर देखा जाए तो जातिवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और जिसमें पहले चरण का जो चुनाव हो चुका है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आता है अंदर गहराई से अगर समझाता है। बाकी तो अपनी अपनी सबकी विचारधाराएं हैं, और विचारधाराएं सबका एक अपना राइट होता है, वो किस नज़रिए से देखता है। लेकिन अगर जनता के बीच में अंदर खाने झांक कर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आता है। आगे आने वाला चुनाव किस पर्पज पे जनता जो मतदान करेगी वो देखना बाकी है। देखा जाए तो कर्नाटक में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, हिजाब वाला, जो जहाँ की वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और वहाँ छात्राओं ने आंदोलन तैयार किया है। उस पर आपकी क्या राय रहेगी। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। जैसे कि मैंने अभी अपने बयान में दिया था कि चाहे ओवैसी जी पर गोली चली हो, या कैराना का मामला हो, या शामली का मामला हो, या गोरखपुर से हमारे अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था, और कर्नाटक का भी वही है। क्योंकि ऐसा नज़र आता है पूरी तरीक़ा से कि सभी पार्टियां जातिवाद पर चुनाव लड़ रही हैं, और वोटर भी जातिवाद पर ही वोट कर रहा है। सबसे फ्रंट पेज पर जो है वो बीजेपी ही खेल रही है, क्योंकि इन्होंने देखा कि भी 5 राज्यों में चुनाव हैं, जातिवाद का एक मुद्दा ये उछाल उछाल कर लाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि भाई अब कर्नाटक से शुरुआत, यानी बाहर प्रदेश से जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। अब सवाल यह चीज़ का होता है कि बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो ये कहाँ का लॉजिक हो गया कि अब एक हिजाब जो होता है, यानी एक हम कपड़े को किस तरीक़ा से पहनते हैं, हम अपने बदन को किस तरीक़ा से ढक कर के चलते हैं, इस तरीक़ा की जो आइडियोलॉजी है कि भाई सभी देश के अंदर संविधान में ये दिया हुआ है कि भाई उसकी एक अपनी विचारधारा है। चाहे कोई वो जीन्स पहने, चाहे कोई वो साड़ी पहने, चाहे वो बुर्का पहने, चाहे वो हिजाब लगाए, चाहे वो किसी भी तरीक़ा का कपड़ा पहन सकते हैं। और जो हमारे संसद के अंदर जो हमारे जुड़े हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, किसी के दाढ़ी है, कोई टोपी लगाता है, कोई पगड़ी पहनता है, यानी उनके लिए राइट है। लेकिन इस चुनाव को क्रिमिनलाइज करने के लिए इस तरीक़ा की ये एक स्टिप अगर कहें तो वो एक विचारधारा को थोपने के लिए, कि यानी कि सारी प्रक्रिया को इस तरीक़ा से घड़ दिया जाए कि भाई चुनाव को जाति धर्म विशेष में एक उलझा करके और एक तरफ एक समुदाय के वोटों को खींचने की ये एक षड्यंत्रकारी एक नीति नज़र आती है। क्योंकि संविधान में सबका अधिकार होता है और उनकी एक विचारधारा होती है कि सभी समुदाय के लोग अपने अपने खाने पीने का सिस्टम, रहन सहन का सिस्टम, पहनावे का सिस्टम अलग तरीक़ा से करते हैं जो हमारे कानून ने दिया है। तो ये जो मामला जो चलाया गया है, शायद मैं तो इस निष्कर्ष से पहुंचता हूं कि इसको चुनाव में इसको एक विचारधारा थोपने के लिए और एक कौम को बदनाम करने के लिए इस तरीक़ा की ये प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें एक कॉलेज के छात्र थे जिनको उकसा करके और उनको वहाँ तक ले जाया गया, और इस तरीक़ा के जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे औलिया पैगंबर देवी देवता हैं, उनके नाम का बखान करके और लोगों में एक नफ़रत की चिंगारी देने की कोशिश की गई है। देखा जाए तो 2 साल से आजम खान जो कि जेल में बंद हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, और जो कि लखीमपुर कांड का जो मुख्य आरोपी है उसको जमानत मिल चुकी है। उस पर क्या बोलेंगे। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि हमारे देश के अंदर करोड़ों ऐसे हैं जो निर्दोष लोग जेलों में पड़े हुए हैं, और जब उनकी
उनको निर्दोष साबित कर दिया, तब तक उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है, घर परिवार उनके उजड़ जाते हैं। लेकिन क्या है कि सत्ता पक्ष जो है इस तरीक़ा की एक आइडियोलॉजी करता है कि भी जो बीजेपी में हैं वो सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं, और जो विपक्ष में हैं, जो इनकी विचारधाराओं के खिलाफ़ है, जो इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ़ है, जो इनकी गलत नीतियों के खिलाफ़ है, उसी को जो है दोषी करार दे दिया जाता है और वो उसमें सज़ा काटता है। ऐसा शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो सीधा सीधा जीप चढ़ाई जा रही है और किसानों को वहाँ कुचला जा रहा है, जबकि हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान, और लगभग जो है 70% देश की आर्थिक व्यवस्था को किसान अपने कंधों पर संभाले हुए है। उस किसान को आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तानी न जाने किन किन नामों से अपमानित किया गया और उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। यानी बीजेपी में जो भी पहुंच जाता वो दूसरी भी कानून उन पर कामयाब नहीं होता। फिर मैं दोबारा यही दोहरा जाता हूं कि हमारे करोड़ों लोग ऐसे निर्दोष हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, और एक सत्ता पक्ष का आदमी या सत्ता पक्ष का एक कार्यकर्ता या सत्ता पक्ष का एक मंत्री का बेटा वो जो 4 महीने में ही बेल पर छूट जाता है। तो ये हम सभी देशवासियों को समझने की ज़रूरत है, आखिर ये दोगली नीति क्यों। देखा जाए तो अभी हमारे चर्चों में ये बात आई है कि हरियाणा से राम रहीम जो है वो जेल में बंद है, उनको सज़ा मिल चुकी है उम्र कैद की, लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि उन्हें भी जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो है, अब जैसे चुनाव की बात करें तो चुनाव में लोगों के अंदर एक लालच दिया जा रहा है जिसमें अथाह धन बल का प्रयोग हो रहा है, और वोटर जो है एक गंदे लालच में कहें या निजी स्वार्थी लालच में अपनी वोटों को बेच रहा है। अब दोबारा राम रहीम की अगर बात करें तो उनके कृत्य को किसने नहीं देखा, लेकिन जो आदमी, फिर मैं दोहराता हूं कि जो आदमी निर्दोष होता है वो आजीवन सज़ा काटता है, और जिसके पास एक पैसे की पावर होती है, लोकप्रियता की पावर होती है, उसको बेल भी मिल जाती है और वो निर्दोष भी साबित होता है। तो अगर बीजेपी सरकार के नुमाइंदे 4 महीने में ही बेल पर छूट जाते हैं तो राम रहीम तो बहुत बड़ी एक हस्ती हैं, तो वो भी, उनका भी छूटना जाहिर है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां इसी खेल को खेलती हैं कि जिनको उन लालच होता है कि भाई हमारा इससे जो है वोट खिसक जाएगा, तो इसको हम जो है निर्दोष साबित करने की कोशिश करें, जिससे ये होता है कि भाई हमें इससे वोटों में लाभ नहीं होगा, तो उसको जेल में फेंक दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है उसे सज़ा काटने के लिए। देखा जाए तो दूसरा चरण पर मतदाता किस मुद्दे पर वोट करेगा? देखिए, अभी मैंने पहले अपने बयान में कहा था कि शायद विकास के मुद्दे पर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, और वोटर भी जो है वो भी विकास के मुद्दे पर मतदान नहीं कर रहा है, वो भी जातिवाद में उलझा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां भी जातिवाद में उलझी हुई हैं, और सबसे पहले नंबर पर जो सत्ता में बैठी सरकार है, या यूँ कहें कि बीजेपी सरकार है, वो भी इसी मुद्दे पर लोगों में एक भ्रम फैला करके अपनी तरफ को वोटों को आकर्षित कर रही है। और अगर वोटर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो चाहे कोई भी पार्टी है, वो अपने धन बल का उपयोग करके वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। इसी वजह से हमारे लोकतंत्र को, यानी ये कहें कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाला समय एक चौंकाने वाला हो सकता है कि जिस दिन 10 मार्च को ये चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो लोग भ्रम में डूबे हुए हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। जिस तरीके से देखा जाए महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है, अगर 10 मार्च के बाद वापस बीजेपी सरकार आती है सत्ता में, तो क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? उसमें क्या बोलेंगे आप? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है कि महंगाई तो लाजमी है बढ़नी, क्योंकि हमारे अभी योगी जी ने चुनाव होने से पहले एक घोषणा की थी कि भाई हम जो है, जो अगर 6 रुपये पर यूनिट है तो हम उसको 3 कर देंगे, लेकिन वो 3 करा नहीं है, वो स्टॉप पे छोड़ रखा है। अब जो आगे आने वाला जो चुनाव के बाद में जो 10 तारीख के बाद जो रिजल्ट आवेंगे, बीजेपी आए या नहीं आए अलग बात है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी बैठी हुई है। अब लगभग जो है मेरा ख्याल इतना है कि
कच्चा जो तेल है उसका प्रति बैरल लगभग 15-16 रुपये बढ़ चुका है और डीजल पेट्रोल का रेट अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। कारण यही है कि अगर उस डीजल पेट्रोल के रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो शायद वोटों में नुकसान होगा। इस वजह से जहाँ तक लोगों की, बुद्धिजीवियों की राय है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो है बिजली का जो है पर यूनिट है वो 9 रुपये के आसपास जा सकता है और जो घरेलू गैस है उस पर 100-125 रुपये के करीब सिलेंडर पर बढ़ सकता है और तकरीबन जो है जिस हिसाब से कच्चे तेल प्रति बैरल का जो रेट बढ़ा है उस हिसाब से डीजल और पेट्रोल पे लगभग 18 से 20 रुपये के आसपास में इसमें बढ़ोतरी होगी। और रहा सवाल, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो फ्री राशन दिया जा रहा है शायद हो सकता है कि उसके बाद में भी इस फ्री राशन को समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो प्रतिक्रिया बुद्धिजीवी की लोगों के मन में जो चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं दम हो सकता है कि ऐसा आने वाला जो चुनाव का लास्ट होगा और उसमें काउंटिंग के बाद में ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से योगी जी ने एक बयान दिया था कि 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी ठंड में बदल जाएगी, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बीजेपी की तो जो आइडियोलॉजी है उनकी तो केवल यही है कि भाई लोगों को जाति धर्म में बांटो, जाति धर्म में नफरत फैलाओ और वोट पाओ, सत्ता पाओ। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, मेरा आकलन तो ये है कि गैर मुस्लिम का ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मुस्लिमों का कम हो रहा है। कि हम लोगों को जाति धर्म विशेष में नहीं बट करके हमें अच्छी और सच्चाई की तरफ जा कर के गहराई से समझना चाहिए कि भी आखिर जो नुमाइंदे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे योगी जी हों तो वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरीक़ा का बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है चुनाव को भ्रमित करता है और लोगों में एक द्वेष भावना की अलग जगाता है। जबकि जिम्मेदारी बनती है एक प्रतिनिधि हो या हमारे मुख्यमंत्री हों, उनका एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि भाई जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पर फोकस रहना चाहिए। फिर मैं दोबारा यही कहता हूं कि सभी पार्टियां जाति धर्म विशेष पर फोकस डाल करके सबसे फ्रंट पेज पे जो खेल रही है वो बीजेपी खेल रही है। तो वो गर्मी वाला या सर्दी वाला जो मामला है कहीं ना कहीं उसी तरफ को इशारा करता है कि भाई 80+20 वाला जो मामला है वो सीधा सीधा मुस्लिमों को टारगेट करता दिखाई देता है। देखा जाए तो 10 फरवरी को योगी जी ने ट्विटर पे अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरी 5 साल की मेहनत पानी में ना जाए, इसलिए आप बीजेपी को जिताएं वरना उत्तर प्रदेश, केरल, कश्मीर जैसे प्रदेश बन जाएगा। उसका क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि योगी जी ने जो दिया था वो वही मामला है। अगर मैं बात करूं पिछले जो 2017 से और 12 के बीच में सपा सरकार रही थी तो उसमें जो आपराधिक मुकदमे जो दर्ज किए गए थे 2,37,000 कुछ थे और योगी जी की 5 साल की सरकार में जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए वो 3,40,000 कुछ हैं। तो 1 लाख का जो फासला हो रहा है, यानी कि योगी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, तो फिर सरकार किसकी अच्छी और किसकी ख़राब है। रहा सवाल इस चीज़ का कि भी कश्मीर के मुद्दे को लेते हैं, यानी इनके पास में खासकर बीजेपी के पास में केवल हिंदू और मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं तो यही अपील करूंगा सभी देशवासियों से कि हम करें आपस में प्यार, तरक्की हो जाएगी। झूठ, गुमराह, नफरत तो वह चीज़ है, इंसान तो क्या पत्थर को भी खा जाएगी। एकता, जागरूकता, समानता, तरक्की का रास्ता, झूठ, गुमराह, बर्बादी का रास्ता। अब सवाल यही आता है कि हम जितने भी वोटर हैं, देशवासी हैं, चाहे वो उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भारतवासी भाई भाई, जय जवान जय किसान, इन शब्दों को लेकर के जो हमारे पूर्वजों ने ये नारे दिए थे, उन नारों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सोच करके चलें कि आखिर हमारा भविष्य क्या है। क्योंकि देश की हालत बुरी तरीक़ा से पस्ता हो चुकी है। और अगर आपने ये भी एक सवाल करा था कर्नाटक को लेकर के कि वहाँ से जो है अमेरिका की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है कि जो कि इस तरीक़ा का जो मामला उठाया गया है
छात्रा को लेकर के, छात्रों को लेकर के, और लेकिन मामला चलाया जा रहा है पाकिस्तान का। हर कोई मीडिया जो है इस तरीक़ा का जिक्र कर रहा है। तो आखिर पाकिस्तान है क्या? क्या है हमारे भारत के सामने पाकिस्तान की औकात? तो पाकिस्तान तो एक मुट्ठी भर देश है। अगर हमारे यूपी के ही लोग उस पर मुट्ठी भर भर के रेत डाल दें तो उसको तब दबा देंगे। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि केवल बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करना है, हम भारतवासियों को जातिवाद की द्वेष भावना में भटकाना है, चाहे हमारी बर्बादी कितनी भी होती रहे। मैं केवल यही कहूँगा सभी देशवासियों से कि जागरूकता की तरफ आएं, एकता की तरफ आएं और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि हम अपने अमन चैन तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकें। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।